नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें 10वीं क्लास लेके आया हूं। आज हम 19 प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं साइंस क्विज। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से दर्शाते हैं। ये प्रदूषक इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो यहाँ ऑप्शन में तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक गैस है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो जैव रसायन प्रयोगशाला जो है वो मानव शरीर का यकृत होता है। यकृत यानी जिगर, या जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो यकृत होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये बहुत सारे रस को स्रावित करती है, इसलिए इसको जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, देखिए, कमानी तुला या जिसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं हम, किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बताइए जल्दी से इसका उत्तर। जो कमानी तुला होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये हमारा जो है हुक के नियम पर काम करती है। हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, तो ये जो कमानी तुला है ये उसी सिद्धांत पे काम करती है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग आपने अक्सर सुना होगा, सुपर कूलिंग वर्ड। तो ये जो सुपर कूलिंग जो होता है इसका अभिप्राय किस बिंदु पर शीतलता से है, यानी हम किसी वस्तु को किस बिंदु पर शीतल करें, ठंडा करें कि उसको सुपर कूलिंग कहा जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी हिमांक से नीचे। यानी उस वस्तु का, उस पदार्थ का जो हिमांक है उससे जब नीचे के बिंदु पर हम उसको ठंडा करते हैं, शीतल करते हैं, तो उसको हम सुपर कूलिंग कहते हैं। अगला देखते हैं। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी में से जो बुलबुले निकलते हैं, आपने देखे होंगे बारिश वारिश में बुलबुले निकलते हैं, तो उनमें जब रोशनी पड़ती है तो उसमें चमक होती है। तो वो चमक जो होती है वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यही कारण होता है कि जो बुलबुले होते हैं उसमें जो चमक होती है उसका कारण यही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगला देखते हैं। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न में से किसके अनुपात में होती है? कोई तरंग है, कोई वेव है, तो उसकी जो प्रबलता है वो निम्न में से किसके अनुपात में होती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इंटेंसिटी या आयाम का वर्ग लिखा है। तो जो आयाम का वर्ग होता है वो बराबर होता है, आयाम को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से दर्शाते हैं, तो ए का वर्ग बराबर होता है इंटेंसिटी के, यानी आई के। ठीक है, तो आई बराबर ए स्क्वायर होता है। चलिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? जब प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस प्रक्रिया को या उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है क्या हमारा, ऑप्शन सी, यानी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन जिसको कहते हैं। अगला देखेंगे। कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो जो आपने कार तो देखी ही होगी,
कार में जो हेडलाइट होती है, लाइट जलती है आगे वाली, वो उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता है? तो जो उसमें यूज़ होता है वो होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण की बात कर रहा है तो अवतल दर्पण उसमें यूज होता है। अब अवतल दर्पण का मतलब, अव मतलब अंदर, यानी जिस दर्पण का तल अंदर हो, यानी रिफ्लेक्शन या परावर्तन करने वाला जो तल होगा वो अंदर होगा, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो जो मैग्नेट्रॉन वाल्व होता है वो का उपयोग जो होता है वो किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सूक्ष्म तरंगे और माइक्रोवेव एक ही चीज़ है। माइक्रोवेव्स को ही हम हिंदी में सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रस्तावित किया था? तो जल्दी से बताइए, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को दिया था, प्रस्तावित किया था? तो जो हमारे क्रिश्चियन हाइगेंस, जो हाइगेंस जी थे, उन्होंने ही वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए गीगर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो गीगर ट्यूब का प्रयोग किस प्रकार की तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन, यानी गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं, इनका पता लगाने के लिए हम गीगर ट्यूब का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए बिंदु संपर्क डायोड यानी पॉइंट कांटेक्ट डायोड का प्रयोग किया जाता है? यानी पॉइंट कांटेक्ट डायोड का प्रयोग किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सूक्ष्म तरंगे, या जिसको हम इंग्लिश में माइक्रोवेव्स कहते हैं। यानी माइक्रोवेव्स जो तरंगे होती हैं, इनका पता लगाने के लिए हम पॉइंट कांटेक्ट डायोड का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने कहा था किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है? तो किस वैज्ञानिक ने कहा था? अब जंक्शन का मतलब है, यानी किसी बिंदु पे जितनी धाराएं आ रही हैं, ठीक है, जितनी धाराएं आ रही हैं, तो इस बिंदु से जो निकलने वाली धाराएं होंगी वो भी उतनी ही मात्रा होगी। यानी इस बिंदु से जो धाराएं निकलने वाली होंगी उनकी मात्रा भी उतनी ही होगी। तो ये जो चीज़ थी, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये जो हमारे किरचॉफ जी थे, यानी किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था उसमें ये कहा गया था, यानी किरचॉफ ने इस चीज़ को बताया था। होता क्या था, अब मान लीजिए I1 I2 I3 ये आया करंट, तो यहाँ पे मान लीजिए निकला यहाँ पे I4 और I5, तो ये बराबर हो जाता था I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, ये हो जाता था हमारा। ठीक है, ये नियम था इनका। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो गया। अगला देखते हैं। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? डायोड आपने देखा ही होगा, बहुत छोटा सा होता है, दोनों तरफ उसकी टांगें निकली होती हैं और बीच में एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको डायोड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा गोल गोल सा, इधर निकला होता है, इधर ये दोनों जुड़ते हैं कहीं पे, और ये ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसा कुछ लगभग होता है। तो इस चीज़ का जो प्रयोग है वो किस लिए हम करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, परिशोधन या रेक्टिफिकेशन के लिए। परिशोधन को इंग्लिश में रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? जो हृदय धड़कता है हमारा, तो उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो किससे बढ़ती है? तो इसका उत्तर बताइए जल्दी से। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अनुकंपी तंत्रिका और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम यानी एसएनएस, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनुकंपी, हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको ये पता होगा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है हमारा विटामिन B1 की कमी से। विटामिन बी को हम, इसका जो नाम होता है उस रासायनिक, उसको क्या रासायनिक नाम होता है इसका थाइमीन। ठीक है, विटामिन बी को हम थाइमीन कहते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन हम किसको कहते हैं? पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम, जो हमारा पाचन क्रिया में सहायता करता है। पेप्सिन क्या है, एक तरह का एंजाइम है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगला देखते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो जो इसका संग्रह होता है, देखिए परिवर्तन तो यकृत में होता है, तो इसका संग्रह जो होता है यकृत तथा पेशियों में। जो पेशी होते हैं और यकृत होता है, इन दोनों जगहों पे इसका जो संग्रह होता है, स्टोर होता है, ये वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। ये इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है आज का। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा कि सभी लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। देखिए प्रश्न क्या है, पित्त का मुख्य कार्य होता है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 विकल्प दिए हैं आपको, इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज के सारे प्रश्न थे आज के। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।